प्रयास किस यूट्यूब चैनल पे। और आज है चौथा दिन और आज हम लोग करेंगे मौर्योत्तर काल और संगम काल। और आज हम लोग टाइपिंग और इंग्लिश भी देखेंगे जो हमने 3 दिन से कंटिन्यूसली कर रहे हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने का जो एम है वो ये है कि सही अप्रोच को पकड़ना, कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना है। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, उस कंटेंट को कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्या चीज़ आ रही है और एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, इसको हम समझेंगे। और हम लोग जो है इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्लियर किया जाए, इसको हम समझ पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ है, आज है 30 जनवरी 2021 और फुल डे शेड्यूल जो भी होगा वो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। आज देखिए हम ऑलरेडी 3 दिन कर चुके हैं और आज हम लोग पहुंच चुके हैं सतवाहनास और संगम पे, जो कि एक पोस्ट मौर्यन टाइम है और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आ भी चुका है, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सबसे एक विनती करूंगा कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कैसा आप लोग को लग रहा है और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर करिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, इंग्लिश में हम लोग फ्री डेली टेस्ट कर रहे हैं। आपको अगर ये टेस्ट करना है फ्री में तो आप लोग जो है मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ जो आज हमें करनी है वो है टाइपिंग मटेरियल, टाइपिंग करनी है 1 घंटे तक की, और जो है उसका जितना भी लिंक है वो मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूँ, आप लोग ग्रुप में जाके उसको देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो है वोकैबलरी आपको करनी है और वो आज हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ABC का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा है बट आपको दिक्कत नहीं होगी। जो भी बुक किताब आपके पास हो, KD पब्लिकेशन, अरिहंत बख्शी, आप इसको लगा सकते हैं और लगाने के बाद हम एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट शाम को रहेगा ग्रुप के अंदर ही, जो आप लगा सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। इंग्लिश पेपर और एक आर्टिकल आपको दिया जाएगा जो आपको पढ़ना है रोज का रोज, तो इससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की आपकी बन जाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल और जो है संगम काल के बारे में। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, घटना चक्र हो आपके पास, लूसेंट हो, दृष्टि हो, NCERT को आपके नोट्स हो, सबसे पहले आप इनको ही पढ़ें, फिर आप जो है घटना चक्र में क्वेश्चन जाके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के। मैं थोड़ा सबको पहले बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे देखना है, कैसे समझना है और उसके ऊपर तैयारी कैसे करनी है। कैसे समझना है, कैसे देखना है, तैयारी उसके ऊपर कैसे करनी है, फिर से मैंने बोला, ठीक है, ताकि आप इस बात को समझें कि पढ़ाई कैसे करनी है। ये नहीं कि आपने सर पढ़ना शुरू कर दिया और जो है रट रहे बैठ के, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें एग्जामिनर का माइंडसेट को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पीछे भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैं प्रीवियस ईयर्स डिस्कस किया, आप उनको भी देख सकते हैं और समझने का प्रयास करिए। वो सारे क्वेश्चन इन सारे काल में भी आ सकते हैं, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग में उनको भी भर के रखिए। और फिर क्या करना है, जब आपने ये सारा कुछ कर लिया हो, प्लीज़ उसके बाद रिवाइज करिए। रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज करके सोइए, वरना आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला 1 हफ्ते के बाद। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि GS में प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या आया। तो देखिए, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था लास्ट, अभी इसी संडे जो हमारा विधानसभा का पेपर हुआ उसमें आया, लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी कौन था, तो देवहूति इसका नाम था। और बेसिकली ये क्वेश्चन जो था ये इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और आप देखिए यहाँ पे भी इसी तरीके से पूछा गया। जैसे मैंने कल भी ये क्वेश्चन डाला था, क्यों मैं इस क्वेश्चन को बार बार डालता हूँ, क्योंकि रिलीजन जो है ना, धर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी भी वंश को वो डिफाइन करता है कि एक धर्म जो होता है वो बताता है कि उस समय के लोग कैसे सोच रहे थे, वहाँ की जो है सभ्यता कैसी थी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कभी भी आप कोई भी वंश पढ़ रहे हो हमेशा क्या पढ़ना है आपको, रिलीजन उसका देखना ही देखना है, तो वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ पे पूछा गया गवर्नमेंट के बारे में। तो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपके पास सरकार का कुछ, अगर आप मान लीजिए किसी भी किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी सरकार कैसे फॉर्म होती थी, है ना, वहाँ पे टैक्स का क्या सिस्टम था, वहाँ पे जो था कला का क्या कैसे चल रही थी। ये सारी चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएगा, जो भी आप सोर्सेज मैंने अभी नाम लिए थे वहाँ पे, तो आप वहाँ से इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आया, क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ सतवाना किंगडम वॉज ऑर्गेनाइज ऑन ट्रेडिशनल वेयर द किंगडम वॉज डिवाइडेड, मतलब कि जो उसका पूरा जो किंगडम था, सतवाना का पूरा राज्य था, वो कैसे डिवाइडेड होता था, वो डिवाइड किस में होता था। तो इस तरह का देखिए क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप ये कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आप जब सतवाहनास पढ़ें तो उसके अंदर आप देखिएगा कि उनका जो प्रजातंत्र था, जो भी उनका राजतंत्र था, वो किस तरीके से चलता था, वहाँ का राजा कैसे रूल करता था, है ना, वो किसके अंडर काम करता था कि नहीं करता था, इंडिपेंडेंट था। तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। फिर वहाँ की क्या है, कलाकृतियाँ। देखिए मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी। कलाकृतियाँ, तो कलाकृतियाँ में देखिए अलग अलग कलाकृतियाँ अलग अलग समय पे रहीं, किसने क्या बनवाया, तो ये आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि उसने क्या बनवाया। ये देखिए इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं ना, वो ईजी टू मॉडरेट होते हैं, बहुत ईजी होगा और या तो फिर मॉडरेट होगा, और कभी कभी टफ, अगर 1-2 क्वेश्चन अगर आ गया तो वो सबके लिए टफ होगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत रहें। पर क्योंकि ये देख रहे हैं अभी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है और फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो जब आप समझ लेंगे क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है और फिर आप पढ़ाई करेंगे, तो आप क्या ना अंधेरे में ढूंढ नहीं रहोगे कुछ, तब आपको एक रास्ता पता होगा और आपको पढ़ाई करना है, क्या चीज़ पढ़ना है वो आपको समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ इंडिया में अभी हम कहाँ पहुँचे हैं। तो ये जो था पूरा अशोक का काल चल रहा था और उसके बाद ये अशोक का जो वंश होता है वो ख़त्म होता है धीरे धीरे करके। और उसके बाद जो है यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग आता है, जो कि पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो जो है मौर्यन के लास्ट किंग को मार देता है, जिसको आपको पढ़ना है और उसका नाम आप लोगों मुझे बताएंगे कमेंट में अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो वो उसको मार देता है और उसके बाद जो है ये पूरा टूट जाता है जो आपका ये है मौर्य वंश। और उसके बाद अलग अलग जो है उसके अंदर से एम्पायर और वंश निकल आते हैं, जैसे सतवाहनास निकल आते हैं, शुंग निकल आते हैं और अलग अलग, और यहाँ पे जो है इंडो ग्रीक किंगडम बन जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और इस तरीके से देखिए शुंग वंश, कर्ण वंश, सतवाहनास और चेंदी वंश यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण वंश इसके बारे में पढ़ना है। तो अभी इनके बारे में क्या पढ़ना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा, पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको नोट्स भी कैसे बनाने हैं। तो देखिए मैंने एक छोटा सा प्यारा सा इंडिया मैप बनाया और उसके बाद मैंने इसके अंदर पिक्चर फॉर्म में बना दिया कि शुंग यहाँ थे, सतवाहनास यहाँ थे, पांड्य यहाँ थे, चोलाज यहाँ थे, इंडो ग्रीक यहाँ थे। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ थोड़ा 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 ये है। और अगर कोई क्वेश्चन आता भी है कि शुंग कहाँ पे थे तो मैं बता सकता हूँ उसको ईजिली, है ना। एक बार क्वेश्चन हमने आया भी हुआ है पिछले, अभी मैंने कल शायद डिस्कस किया था कि तक्षशिला जो था वो कहाँ पे, या कल नहीं किया था, पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो शहर है वो कौन सी नदियों के बीच में है, या कौन सा जो शहर है जैसे महाजनपद, कौन सा महाजनपद जो है वो राजस्थान में मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो है हमें पता हो अगर हो कौन सी जगह कहाँ पे है तो ईजिली हम उनको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम आते हैं कि फॉरेन इन्वेजन्स, जैसे कि यहाँ पे जो है ये फॉरेन इन्वेजन यहाँ से हुए। फिर संगम एज हमें यहाँ से मिलता है ना। ये संगम एज नीचे चल रहा है देखिए, 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी तक। और जो है यहाँ पे खारवेला किंग, वही चेदी किंग और सुंगा और कारवा अलग अलग मैंने पूरा बना लिया। अब मुझको जो है ईजी हो जाएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इन राजाओं के बारे में आपको जो भी पढ़ना है वह इन टॉपिक्स पे पढ़ना है, जैसे कि संस्थापक कौन था, उसका उत्तराधिकारी कौन था, अंतिम शासक कौन था, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ लिया तो आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, शुंगा डायनेस्टी वाला, ठीक है। ऐसे आपको जो है अलग अलग थीम्स में पढ़ना है। अब उनके जो, अब जैसे मान लीजिए कोई भी वंश होगा तो उसका कहाँ से पता चलेगा, तो उसके पुरातात्विक कुछ स्रोत होंगे, कुछ साहित्यिक स्रोत होंगे, तो उन स्रोतों को पढ़ना है आपको। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत होंगे जिन पे क्वेश्चन आ चुके होंगे, तो वो कैसे पता चलेंगे, जब आप घटना चक्र के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। फिर आप संस्कृतियां हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई, धार्मिक व्यवस्था, इनके बारे में पढ़ना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है महिला के बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि महिला और जो सोसाइटी थी उस समय, है ना, क्या सोसाइटी वर्ण आश्रम में थी, नहीं थी, क्या थी महिला, क्या उस समय महिला का स्टेटस कैसा था। तो अगर अलग से दे रखा है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें, नहीं दे रखा है तो उस पर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं आप उन्हीं से ही पढ़िए। अब होता क्या था, हर एक राजा जो ना अपना कुछ अलग ही उसके नाम होते थे, है ना। कुछ होते ना जब मक्खन लगाने वाले आपके कवि होते हैं, तो वो ऐसे कवि हर सबके बैठे हुए थे और उनके अलग अलग नाम रखते थे। फिर कुछ लोग होते थे ट्रैवलर्स होते थे, घूमते रहते थे, तो ना वो अपना लिखते रहते थे इतिहास, तो वो लोग भी कुछ कुछ नाम रखते थे। तो वो नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अगर उन्होंने कोई युद्ध किया है तो वो उनको युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, किसने उस युद्ध के बारे में बताया है और कहाँ पे वो इंस्क्रिप्शन, अगर मान लीजिए कोई इंस्क्रिप्शन है कहीं पे, है ना, कहीं पे लिखा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से उनका धर्म क्या था, संस्कृति क्या थी, ये सब चीज़ें। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। तो शुंग वंश हो या कण्व वंश हो, कोई भी वंश हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसका संस्थापक पढ़ना है, उसका कहाँ पे कैपिटल है या उसका कैपिटल क्या था, ठीक है, या उसकी राजधानी क्या थी। तो जैसे ये आपको पता होना चाहिए। वेदा उनका नाम अलग अलग थे, जैसे बाण भट्ट ने इसका नाम हर्षचरित रखा, ठीक है, को अनार्य कहा। हर्षचरित में इसको अनार्य कहा, मतलब किताब है हर्षचरित, उसमें इसको अनार्य कहा। तो इस तरीके इसका नाम हो गया ना, जैसे मैंने आपको बताया था अलग अलग नाम होते हैं, तो इनको नाम आपको याद होने चाहिए। फिर आपके और ऐसे पॉइंट बनाने आपको पॉइंट फॉर्मेट में। अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे, बुक से पढ़ रहे, तो बुक में साइड में लिख लीजिए संस्थापक, है ना, अन्य नाम और उसका राजधानी, फिर उसका धर्म के बारे में जहाँ पे दिया हो थोड़ा बहुत लिख लीजिए, है ना, वहाँ पे लिख लीजिए धर्म। तो आपको क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे मुख्य मुख्य पॉइंट देखेंगे और आपका रिवीजन भी सारा हो जाएगा। फिर आप उनके कला और भाषा के बारे में जरूर पढ़िएगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर अगर मान लीजिए वो विजय अभियान पे गए हैं, तो उस विजय अभियान का वर्णन किसी ने किया हो, किसने उसके बारे में लिखा है, कहाँ लिखा है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा, ठीक है। और महिलाओं के बारे में आपको मैंने बता ही दिया। और साहित्यिक स्रोत जो है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट साहित्यिक स्रोत रहा हो, जैसे कालिदास ने कुछ लिख दिया है ना, किसी महर्षि ने लिख दिया है, कोई वहाँ पे कोई बहुत बड़े ऋषिगण थे उन्होंने लिखा है, तो उनको आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। फिर आपको उनको वहाँ पे मैंने आपको ना रिलीजन के बारे में बोला था ना, और रिलीजन के बारे में जरूर पढ़िए। तो इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, कौन ऐसा जो था वो था राजा था जिसने जो था जितने भी बुद्धिस्ट स्तूप थे उनको तोड़वा दिया था। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो शुंग वंश में आपको पता
जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा करवाया था, पर इनके जो बेटे थे ना वो सब बहुत ही मतलब देखते हैं पिताजी इतना हा हा हू मचा रखा है, तो वो लोग क्या करते हैं बेसिकली कि वो थोड़ा सा नरम दिल हो जाते हैं। तो इनके बेटे इतने ज़्यादा क्रूर नहीं थे जितने ये शुंग थे, परंतु इसने तब भी जो था एक स्तूप बनवाया था। वो कौन सा स्तूप था आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो इसने करवाया था। और जो ये था पुष्यमित्र शुंग था जो पहला राजा था, उसने किसको मारा था ये भी आप लोग पढ़ेंगे, और अगर आपने पढ़ लिया है तो आप कमेंट में नीचे लिखेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं पुरातत्विक स्रोत जो इनके थे। तो जो एक हेलियोडोरस था, इसने जो था एक ये यवन राजदूत था, इसने गरुण स्तंभ खुदवाया और इसके ऊपर लिखवाया। तो ये पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी स्तंभ देखते हैं ना वो मोस्टली जो है आपको अशोक के मिलेंगे, गरुण स्तंभ के ऊपर आपको बहुत ही कम दिखाई देगा। और ये क्वेश्चन ये जो है बेस नगर में अभिलेख है वहाँ पे है, और ये जो चीज़ है ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना यूनिक है कि इवन ये केबीसी में भी आया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कौन किसने बनवाया और कहाँ पर है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों पे इन्हीं सारे एंगल्स पे आपको इसकी तैयारी करनी है और थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ना है कि क्या मेन पॉइंट्स हैं, ताकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर ले, ज़्यादा कठिन नहीं आता है। तो अब जैसे क्या इसके अंदर वंश है, वंश में क्या होता है बहुत सारे राजा होते हैं, तो आप एक ना फ्लो चार्ट बना सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने बनाया, अलग अलग नाम लिख लिए राजाओं के, और जो इंपॉर्टेंट थे उनको ऐसे मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ताकि मैं जो है उन पर ज़्यादा फोकस कर पाऊँ जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो मुझको पता रहे कि हाँ इसने सिमुका ने जो था इसका फाउंडर था, इसने बनाया। फिर सतकर्णी आया, फिर उसके बाद इसने गौतमी पुत्र सतकर्णी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं, ये हो गया इसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्या है। तो जैसे मैंने इनके बारे में एक नासिक इंस्क्रिप्शन है वो मैंने लिखा हुआ है, नाना घाट इंस्क्रिप्शन है। तो अगर आपको कोई चीज़ कठिन लगती है तब आप ये नोट्स बना सकते हैं और आपको ईजिली रिवाइज हो जाएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनकी वंशावली कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है, तो आपको पता होना चाहिए पहला कौन था, आखिरी कौन था, इंपॉर्टेंट कौन था। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप नोट मेकिंग कर सकते हैं और स्मार्टली पढ़ सकते हैं। फिर आगे आ जाते हैं, फिर ऐसे ही इंडो ग्रीक थे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, इंडो ग्रीक आ गए, शक थे, पार्थियंस थे। तो ये लोग कहाँ बैठे हुए थे, ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है। यहाँ इस एरिया में घूम रहे थे ये लोग, पूरा आफत मचा रखी थी इन लोगों ने। तो ये लोग जो हैं इसमें आपको ना जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इनकी बैक्टीरियन डायनेस्टी में दो लोग थे, यूथाइडेमस और यूक्रेटाइडस। इन्हीं के ही डेमेट्रियस और डेमेट्रियस के वंश में था मियांडर। तो इसी को मिलिंद बोलते हैं। और मिलिंद पन्हो करके एक किताब है, और नागार्जुन करके एक मॉन्क है जिसने इसको जो था बुद्धिस्ट बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है मियांडर, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसके अंदर। और हेलियोक्लस ये जो था इसका भी अच्छा रोल है। और सबसे आखिरी जो था वो था हरमैशियस, इसका अजीब से नाम है पर समझ गए हैं आप लोग। तो बेसिकली ये आखिरी इनका रूलर था और यहाँ से मियांडर था। इसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद इनके बाद जो आते हैं वो शक आ जाते हैं और वो लोग जो है रूल करते हैं। तो शक में जो है जो इम्पोर्टेंट है वो है रुद्रदाम और नहापाने। तो इसके बारे में भी आपको मिल जाएगा, जो भी सोर्सेज मैंने बताए हैं आपको इन दोनों के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो है कॉइन्स के बारे में, क्योंकि इनके कॉइन्स, इन्होंने ही कॉइन्स शायद शुरू करे थे, गोल्ड कॉइन्स। तो आप लोग इसको जरूर चेक करिएगा। और इन लोगों ने जो था आर्ट और कल्चर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। जैसे कि हेलेनिस्टिक आर्ट जो है यही लोग लेके आए थे, है ना। जो मथुरा में आपको एक अलग ही तरह का हेलेनिस्टिक आर्ट दिखाई देती है, पिलर कॉलम पिलर्स होते हैं, आपने देखा होगा रोमन्स में, है ना। और उनकी जो चेहरे होते हैं वो थोड़े से अलग बनाए जाते हैं स्कल्पचर्स में। तो वो चीज़ भी यही लोग लेके आए थे। तो यहाँ पे इसलिए इनका इंपॉर्टेंट है। अगर इनके में कोई बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ना है। जैसे कुषाण के टाइम में एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, वो आपको पढ़नी है। आप लोग मुझे बताएंगे। कल मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ नहीं, एक फाइल, एक फोटो भेजी थी जिसमें अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में दिया था वो, या फिर आपने जहाँ से पढ़ा हो वहाँ भी दिया होगा। तो आपको बताना है कुषाण जो था उसने कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल करी थी, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर इनका क्या रिलीजन था वो बेसिकली आप देख सकते हैं। ये सारे मेन पॉइंट्स मैंने बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे आपको पढ़ना है, स्पेशली कॉइन्स पे, आर्ट पे, और जो कौन कौन से राजा रहे, जो मैंने 2-3 नाम आपको बताया, इन राजाओं के बारे में आपको थोड़ा बहुत देख लेना और मियांडर के बारे में। तो इस तरीके से जो है ये आपका ओवर हो जाएगा। और फिर आ जाता है संगम काल। संगम काल जो है वो देखिए इंडिया के एकदम नीचे है, और इसमें जो है थोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए इसको संगम काल क्यों कहते हैं, ठीक है। 2-4 संगम काल हुए, 2-4 संगम हुए हैं, 4 संगम या 4 संगम हुए हैं। और इनको संगम इसलिए बोलते थे क्योंकि कवि आके मिलते थे, कवियाँ और अपनी अपनी कविताएं सुनाते थे, और उन कविताओं में कुछ कविताओं को जो है एक्सेप्ट करा जाता था, मतलब उनको अच्छा माना जाता था और उनको
जो उस संगम काल की जो है, जो भी संगम हुआ है उसका जो है मेन उनको वो दिया जाता था, जो भी मतलब उनको मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये रहता था संगम काल में, संगम में। तो जो ये जब संगम होते थे तो उस काल को हम लोग बोलते हैं संगम काल। और इस टाइम पर 3 जो है बेसिकली यहाँ पे वो रहे, वंश रहे। और वो जो कौन कौन से थे, एक थे पांड्या, चेरा और एक आपके चोल वंश। ठीक है, तो ये सारे रहे। और इनकी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो पहले ये कहाँ पे हैं ये आपको देख लीजिए। फिर चेरा जो है राजधानी इनकी बेसिकली क्या रही, इनकी राजधानियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, फिर ऐसी संगम जो हुए वो कौन कौन सी जगह हुए ये भी आपको देखना है। ये आपको हो सकता है टेबल कहीं मिल भी जाए, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं उनसे। और अगर नहीं मिलते हैं तो मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप लोग मुझे एक प्राइवेट मतलब मैसेज कर दिएगा टेलीग्राम पर, तो मैं आप लोग को उस ग्रुप में डाल दूंगा। संगम सम्मेलन जो है बेसिकली अलग अलग हुए वो मैंने आपको बता दिया, राजधानी हुई। इनके अलग अलग चिन्ह थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। जैसे इनका जो था वो शेर था, इसका मत्स्य था, और इनका जो था ये जो क्या है तीर कमान, तो ये था बेसिकली इनका। और इनके अलग अलग नाम जो राजाओं के थे वो भी आपको देखने हैं। ठीक है, तो इनसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखने का प्रयास किया, मुझे ऐसा कुछ क्वेश्चन मिला नहीं, पर अगर मिलेगा तो मैं कल आपको लिए डाल दूंगा, कल के जो भी हम एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। और राजनीतिक प्रणाली और नगरीय प्रशासन, आपको इनके बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा मंडल, नाडु, अरी, उर आदि। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा जो वो होता था किसी भी मतलब आप कह सकते हैं जैसे इंडिया में क्या है, स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद शहर हैं, इसमें ग्राम सबसे नीचे होता था। और उर है, फिर स्टेट, नाडु है, नाडु इनका जो है प्रोविंस, और मंडल जो है पूरा देश होता था। तो इस तरीके से जो है आपको नाम का अर्थ पता होना चाहिए, वो पूछ सकता है डायरेक्टली। ठीक है, तो जैसे मैं लिखा नेम्स नेम्स नेम्स, ये जितना भी है संगम काल ये सिर्फ नाम का खेल है, आपको नाम ही पढ़ने हैं इसके अंदर जितने भी हैं। कर व्यवस्था, नेम्स नेम्स। ठीक है, तो आपको नाम पढ़ने हैं। इसके अंदर कुछ ज़्यादा वंशावली आपको नहीं मिलेगी, परंतु ये कल्चर से ज़्यादा रिलेटेड है, तो कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको थोड़ा सा संगम काल के मुख्य साहित्य पता होने चाहिए, जिसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक ये तोलका पियम पियम, ये किसने लिखा है, ईजिली आपको याद हो गया। और ये रुद्र सरमन और नक्कीसर ने जो था, ये दोनों जो थे, ये तो थिरुवल्लुवर आपको पता ही एक संत थे, और ये जो दोनों थे इन्होंने एक दो चीज़ें और भी लिखी हैं, तो पर आप इनको इसी नाम से जान सकते हैं कि इन्होंने ये संगम साहित्य लिखे। अब आ जाते हैं इन तीनों के नीचे, ये थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। इन तीनों के नीचे ये जो है ना एकदम बाहुबली की कहानी की तरह है। ठीक है, आप समझ लीजिए एक अलग ही कहानी चल रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शिल्पाधिकारम में एक लवर्स की कहानी है। अब ये लवर ऐसा है कि बेसिकली इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और ये किसी और लड़की के मतलब प्रेम में पड़ जाता है। अब उससे होती है एक लड़की। ठीक है, तो आप इनका नाम आपको पता करना है, क्या नाम था इन दोनों का। ठीक है, फिर उनसे होती है एक लड़की, उसका नाम है मणि में खल्ले खल्ले। तो खेल रही है, तो आपको याद हो जाएगा शिल्पा दिकरम, शिल्पा जी के करम। और इस तरीके से थोड़ा सा हास्यपद करके आप याद कर सकते हैं। फिर मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मजाक एक तरफ है बेसिकली, पर जो है थोड़ा याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और किसने लिखा है इसको, इलंगो आदि गिल। तो दिल और गिल जो बातें करेगा ना, वही बेसिकली शिल्पा और इसके बारे में लिखेगा। थोड़ा सा याद कराना मैं आप करवा रहा हूँ, थोड़ा कठिन है इसलिए। फिर सीतल सत्र नार, तो मणि में खेल रही है लड़की। ठीक है, और इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने मन से इसको बना लीजिएगा। फिर अब जब इतना कुछ, पहले उसकी वाइफ थी, उसके बाद उसकी बेटी हो गई किसी और स्त्री से, तो जब ऐसा काम कोई करेगा, ऐसा जीव जो करेगा, वो चिंतामणि नहीं हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो आखिरी में क्या होता है, संन्यास लेके चला जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, तिरक तक, तो जो भी उनका देवर होता है वो इसको देख रहा होता है। मैं आपको एक्चुअली बस एक याद करने का एक हास्यास्पद तरीका बता रहा हूँ, जो मैं बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करता हूँ और मुझे भी चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि ये इतना कठिन है कि अगर आप इसको याद करने बैठेंगे ना तो आप भूल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा हास्यास्पद करके मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है। अगर किसी के इमोशंस अगर थोड़े हर्ट हो गए हो कि अगर मैंने तमिल लोगों का मजाक, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये अपने ही में एक धरोहर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर
ये सब चीज़ें जो मेन पॉइंट बताए मैंने आपको, ये सब देखने हैं आज। और जो है ये सब कंप्लीट करिए, और जिस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं सारे लाइंस पे, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, आपको ये सारा चीज़ें करनी है। तो आपको आज कैसे करना है, वही मैंने जैसे कि बताया, आपको टाइपिंग करनी है पहले, सबसे पहले शुरू करना है यहीं से, क्योंकि टाइपिंग अगर आपने बात के लिए छोड़ी तो कभी नहीं हो पाएगी। फिर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़नी है, न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। फिर इसमें ये सब करने में आपको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल आपको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने जो मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया ये आपको पढ़ना है, अपने नोट से पहले पढ़ना है, फिर घटना चक्र से क्वेश्चन लगाने हैं, फिर उसके बाद आपको रिवाइज करना है। जब आप ये सब कर लें आपको 4 से 5 घंटे में सारा कुछ हो जाएगा। फिर आप जो है बाकी जितने सब्जेक्ट्स जो आपको लगते हैं कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो आप पढ़ें। मैंने एक स्वॉट एनालिसिस डाला है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा कि कैसे प्रिपरेशन करी जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और जो है इसी तरीके से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।